तो फ्रेंड्स 2022 के इस पहले दिन आप सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मैं एक एक सेकंड आपका कीमती बनाने का प्रयत्न करूंगा और जहां महसूस होगा कि मेरा तथ्य, मेरा बात समाप्त हो गया, वीडियो वहीं पे अंत हो जाएगा वीडियो का, अर्थात आपका समय व्यतीत नहीं होगा। आज इस नववर्ष को लेकर के हमारे भारत में दो प्रकार के भावनाएं चलती है। पहला, क्योंकि यह अंग्रेजी कल्चर है, कुछ लोग इसे नववर्ष के रूप में स्वीकार नहीं करते, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता के दौरान भी इसे प्रस्तुत किया, और कुछ इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चाहे जो भी हो, ये हम लोग नववर्ष के रूप में स्वीकार करें या ना करें, एक अंक का बदलाव तो जरूर होता है। 2020 जा चुका, 2021 जा चुका और अब हम लोग 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का दिन, चाहे हम इसे न्यू ईयर का दिन माने या नहीं माने, एक चीज के लिए तो जरूर आज के दिन को हम रख सकते हैं, वो है अपने पिछले 365 दिन को देखना अंक के आधार पे, अर्थात 2022 का, 2020 या 2021 का 365 दिन कैसा रहा। और दूसरा ये कि आगे आने वाले दिन के लिए रिजोल्यूशन बनाना, नया कुछ प्लान करना। अभी ऐसा जब हम प्लान की बात कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, या हम लोग, ज़्यादातर लोग हम लोगों में प्लान बनाते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी अपने स्तर से करते हैं, लेकिन जैसे तैसे जनवरी बीते, मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो खूब अधिक टाल पाते हैं, तो जनवरी तक टाल पाते हैं और उसके बाद वो उनका रिजोल्यूशन समाप्त हो जाता है। आज इसी विषय पे हम लोग कुछ समय तक बातें करेंगे और हमारा टॉपिक यही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो न्यू प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ये मैटर रखता है। तो मैं आपको न्यू प्लानिंग के साथ स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मुझे न्यू प्लानिंग करना है तो मैं पिछला जो मेरा वर्ष बीता, इसको एक बार नज़र पे देखूंगा और फिर उसके जितने भी ड्रॉबैक्स थे उसको क्रॉस काट के हम लोग न्यू प्लानिंग के ऊपर आ जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब रिजोल्यूशन बनाने की बात आती है तो यहाँ हम लोगों से 2-3 गलती हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग किसी भावना में बह के, या न्यू ईयर आ रहा है ये बह के, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस की तरफ नहीं देख के एक लंबा चौड़ा प्लान बना लेते हैं। प्लान बनाते समय हमेशा ये ख्याल रखें कि ये प्लान प्रैक्टिकल हो। अभी मान लीजिए कि हम में से कोई लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करें और अगर उनका योजना हो कि इस बार 2022 के यूपीएससी में मैं रैंक होल्डर हो जाऊं, टॉप 10 में आ जाऊं, बहुत मुश्किल है, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। या कुछ ऐसा इम्प्रैक्टिकल बना लेना, जैसे मैं अगले महीना अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, ऐसा कुछ संभव नहीं है प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग अपना जो भी न्यू ईयर प्लानिंग कर रहे हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल की परिभाषा ये है कि जो एक मनुष्य करता है वो मैं कर पाऊँ, जो संसाधन, जो रूल्स, जो एरियाज है उस क्षेत्र में मैं कर पाऊँ। जैसे मैं दिन रात तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की और मैं सोचूं कि इस बार के अफ्रीका दौरा में मेरा नाम आ जाए, तो ये संभव नहीं है। पहला तो अपना जो लक्ष्य हो वो प्रैक्टिकल सेट करें, जो प्रैक्टिकली संभव हो। अगर हम ये कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए 30 to 40% काम हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। गलती नंबर 2, हम लोग जब टारगेट सेट कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा टारगेट सेट कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी रैंक होल्डर होना चाहता हूँ, रैंक 1 होना चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे हिस्ट्री से प्रॉब्लम है, या मैं पढ़ ही नहीं सकता हिस्ट्री, कोई कितना भी समझा दे मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं टारगेट करूंगा कि मैं इस बार यूपीएससी निकाल लूँ। असंभव है, ये भी नहीं होगा। अर्थात हमारे अपने दक्षता, अपने रुचि को, दोनों को, दक्षता और रुचि दोनों को ध्यान में रख के ही अगला प्लानिंग करना चाहिए। नंबर 3, टाइम। हम सभी के पास 24 आवर्स ही हैं और इस 24 आवर्स में ही हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना समय बच रहा है, या कितना समय मैं अपने टाइम को दे सकता हूँ, कितना समय मैं अपने काम को दे सकता हूँ।
अभी ये जितना टाइम मैं अपने काम को दे सकता हूँ प्रैक्टिकली अपना एफर्ट 100% देके, वही हम सेट करें अपने नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग में, नेक्स्ट ईयर के जो मेरा चार्ट बुक है या रूल चार्ट है उसमें। अर्थात अगर मुझे लग रहा है कि मैं 24 आवर्स का जो डे है इसमें 8 घंटे का मैं एक ड्यूटी करता हूँ, एक कहीं पे मैं काम करता हूँ, और मैं एक प्लानिंग सेट कर लूँ कि मैं 20 घंटा पढ़ूंगा, फिर ये संभव नहीं है। ये 3 चीज ही हमें ध्यान में रखनी होती है। अगर ये 3 चीज हम लोगों ने ध्यान में रखा अपना प्लानिंग करते समय, कि मेरा जो प्लानिंग हो वो प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए संभव हो, वो प्लानिंग हो, मेरी अपनी दक्षता और रुचि के हिसाब से हो, और मेरे अपने समय के हिसाब से हो। क्योंकि हम लोग जो रूटीन या जो प्लानिंग करते हैं उसका उद्देश्य कुछ प्राप्त करना होता है, और इस धरा पे, इस धरती पे कुछ भी प्राप्त करने के लिए जो एक सबसे आवश्यक चीज होती है वो होती है समय। इसलिए मैं अपने तैयारी के दौरान भी या अपने क्षेत्र में जहां भी जब भी मैं जुड़ा, टाइम को कोशिश किया कि मैनेज करके चल पाऊँ, टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर पाऊँ। इसी भावना की वजह से हमारी जितनी भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगी, अगर उसका टाइम 10 मिनट 40 सेकंड में मैं बात खत्म कर सकता हूँ तो मैं उसे बढ़ा करके 1 घंटा बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि टाइम वो संसाधन है जो बाकी सारे संसाधन की भी उपलब्धि ला सकता है। जैसे किसी ने कहा था कि कौन कहता है पानी छलनी में नहीं रुक सकता, उसे बर्फ जमने तक धैर्य बनाए रखो। अर्थात समय उन सारे चीजों की पूर्ति कर देता है, लेकिन अगर समय ही लॉस हो रहा हो फिर बाकी के सारे रिसोर्सेस बेकार हो जाते हैं। जैसे सारे रिसोर्स डाल के हम किचन में खाना बना रहे होते हैं, लेकिन सही टाइमिंग पे वहां नहीं पहुंच पाना उस पूरे खाने को बेकार कर देता है। अगर हम उसे कच्चा उतार ले, या अगर हम उसे जरूरत से ज़्यादा ओवरहीट कर दे या उसे जला ले, तो फिर उसको हम नहीं खा पाते। टाइमिंग हमारे जीवन में भी एग्जैक्टली यही काम करता है। और चूंकि मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेला, तो ऐसा क्रिकेट के भी अगर मैं एग्जांपल उठा करके बोलूं तो उसमें 90% शॉट्स टाइमिंग से लगते हैं। 10% पे केवल एफर्ट की जरूरत होती है, बाकी 90% पे टाइमिंग प्लस एफर्ट वही शॉट सक्सेसफुली लगते हैं। अभी है कि मैं कैसा सेट करूं, या अपने भी स्टूडेंट्स लोगों में से कुछ लोगों के कॉल आए थे कि सर नेक्स्ट ईयर के लिए कैसा मैं अपना एक प्लानिंग सेट करूं। मैंने उन्हें भी कहा आज वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम किसी और से ये पूछे कि मुझे टारगेट क्या सेट करना है और मुझे उसे कैसे अचीव करना है। अगर मैं ग्रेजुएट या फिर पढ़ा लिखा, एटलीस्ट इंटर +2 तक भी पढ़ा लिखा हूँ, तो ये इतना बुद्धि हमें आ जाता है कि मुझे किस सेक्टर में क्या बेहतर करना है। और जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, हमारे बनाए हुए कुछ प्रैक्टिकल और कंप्लीट किए जाने वाले रूल भी छूट जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा बनाया गया रूल पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, मैंने जितनी ऊपर विशेषताएं बताई पहले वो सारा विशेषता है, फिर भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ऐसा भी होता है। एक छोटा सा उदाहरण से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मोहल्ले में कोई ड्रिंक पीने वाले को आप एक बार देख लें। वो ड्रिंक पीते हैं, नाला में गिरते हैं, कभी पुलिस उठा के ले जाती है, पैसा जाता है, स्वास्थ्य जाता है, सामाजिक वैल्यू जाती है, फिर भी वो पी लेते हैं और कहीं से भी अरेंज करके वो अपने शराब की लत को मेंटेन कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं से भी मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए उन्हें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के ट्यूटर या फिर ट्यूटरिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, वो ये काम खुद कर लेते हैं। सेकंड, हम लोग जो व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसा यूज करने लगे, अभी तो इंडिया में काफ़ी सारे कैंप लगा के बच्चों को वहाँ ट्रीटमेंट कराई जा रही है कि वो हद से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे समय ना दे। ऐसा हो रहा है, चीन में हो रहा है बड़े पैमाने पे। खैर जो भी हो, मुझे आज तक कोई एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मिला जो मोटिवेट करता हो कि आप फेसबुक पे समय बिताएं।
जो मोटिवेट करता हो कि यूट्यूब पे आप समय बिताए, गेम्स खेले, ऐसा सिंगल मोटिवेटर नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ? उस शराबी के केस में भी और अभी के युवाओं के केस में भी, युवाओं के भी मामले में, हमारे मामले में, और उन जो भी जिस भी लत से जुड़े हुए उनके मामले में, दोनों ही मामले में ऐसा क्यों देखने को मिला? तब एक विचार जो मेरे मन में आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये विचार आपके डेफिनेटली लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट रखेगा। विचार ये कि कभी भी जब हमारा ब्रेन जिस चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है, एक ह्यूमन बींग्स या एक जीवित प्राणी के नाते हम सभी लोग जीवन में वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगता है। और एक बार जिस क्षेत्र में हमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, फिर हम उसके लिए किसी मोटिवेशन और किसी फिर काउंसलिंग या ट्यूटर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारा इंटरेस्ट वहां तक पहुंचा ही देता है। जैसे ट्रेन वगैरह में सफ़र करने के दौरान आप देखते होंगे कि एक तंबाकू खाने वाले के दूसरे तंबाकू खाने वाले के साथ दोस्ती हो ही जाती है, या आप उनको खूब बढ़िया भी माहौल दे दीजिए, जिनको जिस चीज़ का लत है वो उस हिसाब से अपना मैनेज कर ही लेते हैं। यही वो खेल है जो हम लोग समझ नहीं पाते। अगर मेरा, जैसे सिविल सर्विस की तैयारी से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरा अगर मान लीजिए कि लक्ष्य है नेक्स्ट ईयर अच्छा करना, अच्छे से पढ़ना, तो मैं चाहे जितना भी रूटीन बड़ा दिनचर्या बना लूँ, जितना भी मैं न्यू ईयर को लेकर के शपथ ले लूँ, लेकिन अगर मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ह्यूमन ब्रेन फिर काम नहीं करता। जिस चीज़ में ह्यूमन ब्रेन को मज़ा नहीं आता वो काम कर ही नहीं सकता, और अगर एक बार मज़ा आ गया तो फिर वो उस काम को छोड़ ही नहीं सकता। फिर आपको उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह इधर उधर दिखाने की जरूरत पड़ जाती है, जो नशा वाले लोगों के साथ होता है। एग्जैक्टली फेसबुक चलाने पे हमें मज़ा आता है, व्हाट्सएप चला के, यूट्यूब चला के हमें मज़ा आता है, और इसी मज़ा को लेने के लिए हम फिर भूल जाते हैं पूरा टाइम, और पता नहीं कितनी बार हम लोग कसम खा चुके होते हैं कि आज बस 30 मिनट्स ही स्पेंड करेंगे इस पर, और उस पर हम एक लंबा समय स्पेंड कर देते हैं। अर्थात अगर अपने पढ़ाई को ही इंटरेस्टिंग बना लिया, मज़ेदार बना लिया, तो फिर ये जो मैं यूट्यूब या फिर फेसबुक पे या फिर किसी भी अदर एक्टिविटीज़ पे जहाँ मेरा इंटरेस्ट था, मैं समय दे रहा था, आप वो देखेंगे कि वो समय बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से उठ के आपके स्टडी वाले सेक्टर पे आ जाएगा। तो आपका टारगेट जो भी हो, आप फर्स्ट तो टारगेट वो चुने जिसमें आपकी रुचि हो, और उसमें आप इंटरेस्ट और मज़ा लेने का कोशिश करें, उसे बर्डन ना समझ के उसके साथ खेलने की कोशिश करें। अभी ये मज़ा कैसे आता है? किसी चीज़ में रुचि हमारी कैसे जगती है? इसके लिए जब काफ़ी डीपली मैंने खुद को भी समझा और भी कुछ स्टूडेंट्स लोगों के साथ बैठा, उन लोगों को समझा, तो मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे आ पाया। कंक्लूजन ये कि अगर ब्रेन को कोई न्यू चीज़ मिल रहा है, नया चीज़ मिल रहा है, ब्रेन मजा लेता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। कल्पना कीजिए आपकी पसंदीदा फिल्म, लेकिन आपको डेली दिखाई जा रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। ऐसा होता है कई अरबियन कंट्रीज में, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को सजा के रूप में वो एक ही चीज को बार बार करके दिखाते हैं, वो बोरियत और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है। ब्रेन हमेशा ही नए चीज को एक्सेप्ट करता है, बजाय पुराने एक ही टेप रिकॉर्डर को बजाने के। तो ऐसा बिल्कुल करें कि ऐसा नहीं पूरा दिन आप रिवीजन ही करते रहे, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कुछ नया चीज गेन करने की कोशिश करें। आप जिस भी लक्ष्य में है, आप जिस भी कार्य में है, और जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें कुछ नया इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, कुछ नया लेकर के आए, कुछ नयापन लेकर के आए। नंबर 2, ब्रेन डाटा को लेके बहुत खुश होता है। जैसे हम लोग जब कोई गेम खेल रहे होते हैं और उसमें जब हमें पॉइंट्स मिलने शुरू होते हैं, फेसबुक के जब हमारा फ्रेंड्स फॉलोइंग बढ़ना शुरू होता है, यूट्यूबर्स पे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू होते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको उधर खींचने लगता है। ब्रेन उस बिंदु पे आपको फोकस कराने लगता है, क्योंकि ब्रेन को आंकड़े बहुत पसंद है, ग्रोथ आंकड़े। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं अपने टारगेट से ले रहा हूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे अगर लगे कि आज मैंने XYZ नया चीज़ सीखा, डन,
नंबर 2, मैं कल 4 आवर्स ही पढ़ पाया था, आज मैं 4.25 घंटे पढ़ा, 4.5 घंटे पढ़ा। ब्रेन इसको अब फिर बाकी का काम ब्रेन ही करना शुरू कर देता है। बिगिनिंग में, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल का भी हल है, इस मुश्किल का भी एक समाधान है। शुरुआत में मान लीजिए कि अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको मजा भी आएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो बिगिनिंग है ना, वो कई बार मजेदार नहीं होता है और हम उसे छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग को कैसे मजेदार बनाएं, मैं इसको पढ़ाई के उदाहरण से बता रहा हूँ। आप जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में है, आप वहां इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका स्टार्ट होता है क्यूरियसिटी से। ब्रेन को आप एक बार क्यूरियस करके छोड़ दीजिए, वो आपको पागल कर देगा उसके उत्तर के लिए। ब्रेन का क्यूरियस होना ही पूरा, जितनी भी ज्ञान है वो इस ब्रेन के क्यूरियस होने पे टिका हुआ है। अर्जुन का ब्रेन क्यूरियस हुआ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये करके मुझे क्या मिलेगा, गीता प्राप्त हो गया। कलाम जी का क्यूरियसिटी हुआ, हम ये ऐसा कर सकते हैं क्या, भारत को नया मिसाइल मैन मिल गया। ब्रेन को क्यूरियस बनाना, उदाहरण के लिए अगर मुझे पढ़ना हो और मुझे इंडियन हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक उदाहरण शेयर करूंगा आपसे। हमारे सिलेबस में हिस्ट्री पढ़ना होता है बिपिन चंद्रा सर का, और मैंने ऐसा सुना था कि बिपिन चंद्रा का जो लेखन शैली है वो गांधी जी के प्रति बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं वो किताब लिया, मैं ये सोच के नहीं लिया इससे कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, मैं इस क्यूरियसिटी, अपने इस ब्रेन को इतना क्यूरियस बनाया कि मुझे जानना है बिपिन चंद्र सर ने कैसे उसमें लिखा कि लोग ये बात कर रहे हैं, या उस चीज को जानने की क्यूरियसिटी हुई। यही ब्रेन जो पहले बोल रहा था गांधी के बारे में ऐसा क्या पढ़ना हो सकता है गांधी जी के बारे में, हम तो गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, अब वही ब्रेन ये बोलने लगा कि गांधी जी के बारे में ऐसा क्या लिखा है बिपिन चंद्रा जी ने। और फिर मैं वो एक पूरे राजग के उस पूरे चैप्टर को, उस पूरे बुक को खत्म किया, क्योंकि उस बुक के लगभग आधे के बाद में गांधी जी का एंट्री होता है और वहां से जो गांधी योग उन्होंने पढ़ाया है, तो वो सब ओवरऑल लेकर के बहुत मजा आया। आप इसका एक प्रैक्टिकल गेम करके देख सकते हैं, ये पूरे हम ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। आप किसी भी एक चीज के लिए क्यूरियस हो जाइए एक बार, और जैसे ही आप उत्सुक हुए, ब्रेन आपको उस उत्तर के लिए अट्रैक्ट करने लगेगा, उसको वो उत्तर चाहिए, वो पागल हो जाता है उस उत्तर के लिए। और बस इतना ही हमें करना है, पढ़ने के पहले बजाय ये सोचने के कि मैं इसे जानता हूं, या मैं इसे समझ सकता हूं, या मैं इसे नहीं कर सकता, या मैं इसे कर सकता हूं, इसके बजाय आप अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डालें, मैं चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं और मेरा ऑब्जेक्टिव दिस है, मेरे जो लक्ष्य है, मेरे जो टारगेट है वो ये है कि मैं आफ्टर दिस चैप्टर ये जान पाऊं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, वो भारत आए तो फिर बिहार क्यों आए, और बिहार आने का उनका आखिर ये मन कैसे हुआ, किसने उनको बिहार आने के लिए प्रेरित किया, और जब वो यहाँ आए तो क्या हुआ। आज मैं अपने दिमाग को इतना ही बताऊंगा, बस आप इतना सोच के पढ़ाई स्टार्ट करें, और ये मेरा दावा है, आप विश्वास करें कि आपको एक अलग ही मजा आना शुरू हो जाएगा। ये क्यूरियोसिटी आपको मजा की तरफ फेंकने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। और उसके बाद आप अपना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप जब इंटरेस्टेड हो जाए, उसके बाद स्टार्टिंग का 2 पॉइंट्स मैंने बताया, ब्रेन को आंकड़े बहुत पसंद है और ग्रोथ बहुत पसंद है, फिर ब्रेन को बस आप आंकड़े और ग्रोथ देने लगिए। आंकड़ा का मतलब न्यूमेरिकल आंकड़ा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो आप ग्रोथ कर रहे हैं, बस वो ब्रेन को फील कराइए दैट यू आर ग्रोइंग। कल आपके 100 सब्सक्राइबर्स थे, आज 200 हैं, वो जो आनंद आता है, और उसके बाद जो सब्सक्राइबर मेहनत करता है, जो एफर्ट लगाता है सब्सक्राइबर पाने के लिए, क्रिएटर्स, अद्भुत हो जाता है। जितने भी आपके नोट डाउन किए हुए आज तक के रूल्स रहे, जितने भी आपके नोट डाउन किए हुए प्लानिंग्स रहे पिछले कुछ वर्षों में, जो आपने अपूर्ण छोड़े, जो आपने नहीं कर पाया, आज आप बैठ करके जब उसे सोचेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल यही 2-3 चीजें थी। क्योंकि हम लोगों ने अपने रिजोल्यूशन में, अपने न्यू ईयर प्लानिंग में ये भी सेट किया था कि मैं ड्रिंकिंग छोड़ दूंगा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं छोड़ा, है ना। या मैं ये ऐसा करूंगा और उसको नहीं किया।
मीन्स ये है कि मैं अगर सेट किया कुछ चीज़, कोई टारगेट्स और उसको अचीव नहीं कर पाया, तो आप ध्यान देके जब सोचेंगे तो आपको यही 3-4 वजह देखने को मिलेगा। पहले आप उसके विषय वस्तु को समझे, कहीं वो इम्प्रैक्टिकल तो नहीं था। इम्प्रैक्टिकल का परिभाषा फिर हम लोगों ने डिटेंड किया, अगर कोई दूसरा मनुष्य कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, दैट वन इज प्रैक्टिकल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अभी हम अमेरिका में जाएं और कल मुझे वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो ऐसा कुछ ये इम्प्रैक्टिकल हो गया। देन उसमें मुझे इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसे नहीं बदल पाया हूँ। अगर मैंने किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट लेने लगा तो मैं खुद देखूंगा कि वो क्षेत्र में बदलने लगा, और आप यकीन मानिए कि उस क्षेत्र में चलते चलते आपको फिर नई लाइट्स, नए नए पथ और नए नए रास्ते देखने को मिलते हैं। ये रास्ते आपको और लंबा खींच देते हैं। अब एक और क्वेश्चंस जो आए थे मेरे पास, द लास्ट वन इज, जो हम सभी के लिए जरूरी है। मैं कुछ क्विट करना चाहता हूँ, कुछ छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा है। ज्योग्राफी में एक रूल है कि कभी भी जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है, और उसको रिप्लेस करने के लिए ठंडी हवा आके उस जगह को रिप्लेस करती है। कल्पना कीजिए अगर वो रिप्लेस नहीं करे तो क्या होगा। अब यहाँ से ज्योग्राफी के रूल्स पे नहीं जाए, प्रैक्टिकली हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एक बार सोच के देखते हैं। हवा तो उड़ा, जगह खाली रह गया। अगर इस जगह को इमीडिएट किसी ठंडे हवा से नहीं भरा गया तो आइदर वो हवा वापस आएगा या यहाँ पे कुछ और कचरा आ जाएगा। मीन्स छोड़ने के लिए रिप्लेस करना जरूरी है। अगर मुझे किसी एक चीज को छोड़ना है तो आप उसके रिप्लेसमेंट का व्यवस्था कर ले। जैसे मान लीजिए कि मुझे YouTube पे फिल्म देखने की लत है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लत को छोड़ दूँ, पर मेरे पास मोबाइल भी है, इसमें YouTube भी है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं मोबाइल और YouTube अपने पास रखूं और इसके बावजूद मैं इस पर फिल्म नहीं देखूं। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वेट, सॉरी। तो चीज़ों को अगर हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे फिर वो चीज़ ग्रो करने का या उसे नहीं हटने का कोई लंबा कुछ प्रावधान नहीं दिखता है, अर्थात उसे रिप्लेस करना सीखे। जैसे इस उदाहरण में, जैसे कि मेरा YouTube भी है, मोबाइल भी है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस पर वीडियो देखना छोड़ दूँ, फिल्म्स देखना छोड़ दूँ, तो ये बड़ी मुश्किल होगा। तब तो और ज़्यादा, जब ये मेरे पास है, हाथ वहाँ चले ही जाएंगे। ऐसे में मुझे उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं वहाँ पे एक ये प्लान सेट करूँ कि मैं 6 to 8 आवर्स अपने पढ़ाई से रिलेटेड मैं इसमें कुछ देखूंगा या देखूंगी या फिर मैं उस पर समय दूंगी, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके उन लत से आप बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगेन वही बात है, जब आप इंटरेस्ट लेकर के अपने सेक्टर से जुड़े चीज़ों को इस पर खंगालने लगेंगे, आपका ज़्यादातर टाइम, जैसे जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ते जाएगा, आपका ज़्यादातर टाइम इस पर लगते जाएगा और पहले की जो आदत थी वो समाप्त हो जाएगी। सो क्विटिंग हैबिट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसको रिप्लेस किया जाए। बिना रिप्लेसिंग के क्विटिंग करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन हम लोगों के लिए, खास करके युवाओं के लिए बहुत मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड भी नहीं होते और थोड़ा मुश्किल होती है, थोड़ी मुश्किलें आती है। ओवरऑल ये था नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर हम कुछ भी ऐसा सोच पा रहे हैं, एक ओवरव्यू, हमको कुछ चेंज करना है, तो हम इन छोटे छोटे ट्रिक्स को इस्तेमाल करके और अच्छे से एक प्रोग्राम को हम बना भी सकते हैं और उस पर चल भी सकते हैं और उसके रिजल्ट भी गेन कर सकते हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के लिए मदद करेगी, मैं आपसे फिर मिलने के वादे के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसके तुरंत बाद का जो मेडिटेशन सेशन है ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। अगर आपके पास भी कोई मेडिटेशन का ऐसा हो तो आप उसके साथ जुड़ के कर सकते हैं, नहीं तो YouTube चैनल्स पे काफ़ी गाइडेड मेडिटेशन है, आप उसके साथ बैठे एंड आफ्टर मेडिटेशन जब ब्रेन आपका स्थिर हो, एक बार फिर से इस वीडियो को सुन के आप उस हिसाब से अपने प्लानिंग्स को बना लें। थैंक यू। विशेष यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।